गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग महेश, रवि, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से एक बार साउंड वगैरह चेक करो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। गुड इवनिंग अभय। वेरी गुड इवनिंग शुभम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं, विस्तार वॉल्व। एक्सपेंशन डिवाइसेस, जब हम बेसिक रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे थे तो पूरी साइकिल मैंने आपको बताई कि एक साइकिल किस तरह से कंप्लीट होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और हर एक कंपोनेंट का क्या इसमें फंक्शन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं और समझते हैं कि एक्सपेंशन वॉल्व क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें इसके टाइप्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इसके टाइप्स यानी कि प्रकार के बारे में जानेंगे और उनसे किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, उन सभी बातों का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये क्या है, आपका विस्तार वॉल्व यानी कि एक्सपेंशन डिवाइसेस। विस्तार वॉल्व यानी कि एक्सपेंशन डिवाइसेस। ठीक है, चलिए तो पहले आप लोगों से स्टार्ट करेंगे। आप लोग ही मुझे बताना शुरू करो कि एक्सपेंशन डिवाइसेस यानी कि विस्तार वॉल्व क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक जितना भी है मैं सारा आपको बता चुका हूं। ठीक है, और बहुत बार ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं, तो अब आप अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में जानते होंगे। तो एक एक करके मुझे बताना स्टार्ट करो, एक्सपेंशन डिवाइसेस यानी कि विस्तार वॉल्व क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आपका इवेपोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर और कंडेंसर के बाद आपकी जो लगी होती है एक्सपेंशन डिवाइसेस लगी होती है, यानी कि विस्तार वाल्व लगे होते हैं। और विस्तार वाल्व की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि कंडेंसर से जो आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है इसका प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए एक्सपेंशन वाल्व यानी कि विस्तार वाल्व यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेंट आपका ज्यादा प्रेशर और ज्यादा तापमान पर है, इसे कम प्रेशर और कम तापमान पर लेकर आए। अगर सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल की हम बात करें, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसमें आता है, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में मैंने आपको बताया था। अगर हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, इसमें अगर हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम घरेलू रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा एग्जांपल आता है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, चलिए तो एक एक करके समझते हैं एक्सपेंशन वॉल्व के बारे में। एक्सपेंशन वॉल्व क्या होते हैं और दूसरा इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सपेंशन वॉल्व यानी कि विस्तार वॉल्व। तो एक्सपेंशन वॉल्व क्या है बच्चे, इट इज ए डिवाइस दैट मीटर्स और रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू एन इवेपोरेटर। ठीक है,
वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व, जो कि बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी में, ठीक है, बिल्कुल सही मात्रा में रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। इवेपोरेटर में क्या होता है, बेसिकली हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। रेफ्रिजरेंट आएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर आपको कूलिंग करनी है, ठीक है, वहां पर कितनी कूलिंग करनी है, तो उसके लिए एक रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ेगी। आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो कितनी मात्रा में रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि जितनी हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी चाहिए उतनी हम आसानी से कर सके। जितनी कूलिंग हमें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए एक सफिशिएंट मात्रा में रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ती है, और ये सप्लाई करने का जो काम करता है ये आपका एक्सपेंशन वाल्व करता है। यह एक उपकरण है, अगर हिंदी में हम बात करें, एक्सपेंशन वाल्व को हिंदी में कहा जाता है विस्तार वाल्व। यह एक उपकरण है जो वाष्पीकरण करने वाले से मतलब यहां पर किसका है, इवेपोरेटर का। यह एक उपकरण है जो वाष्पीकरण करने वाले तरल प्रशीतक के प्रवाह को मीटर या नियंत्रित करता है, ठीक है। यह उच्च को चलिए सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट ऑल्सो डिवाइड्स द हाई फ्रॉम द लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। देखिए बच्चे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो पूरा सिस्टम होता है, हमारी जो पूरी प्रणाली होती है, इसमें दो प्रेशर आते हैं। एक हम बोलते हैं हाई प्रेशर सिस्टम और एक हम बोलते हैं लो प्रेशर सिस्टम। जैसे ही रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर में जाता है, कंप्रेसर क्या करता है, उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कंप्रेसर से लेकर कंडेंसर तक, यानी कि इवन हम अगर बोले एक्सपेंशन डिवाइसेस अगर हमें लगी हुई है, इसके इनलेट पॉइंट पर जो प्रेशर होता है ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। पूरी साइकिल में आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि साइकिल बेसिकली आपकी दो तरह के प्रेशर में डिवाइड होती है। मान लीजिए कंप्रेसर लगा हुआ है, तो कंप्रेसर से लेकर जब तक आप एक्सपेंशन डिवाइसेस जो लगी हुई है इसमें एंटर करते हो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो प्रेशर होता है ये ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और एक्सपेंशन डिवाइसेस में मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेशर भी डिक्रीज करता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो एक तरफ का आपका जो प्रेशर होता है, और कंप्रेसर के इनलेट तक की हम बात करें, ये आपका लो प्रेशर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि इट ऑल्सो डिवाइड्स द हाई, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा प्रेशर है, हाई फ्रॉम द लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यह प्रणाली के यह प्रणाली को उच्च और निम्न दबाव पक्ष से भी विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आपकी जो एक्सपेंशन डिवाइसेस लगी होगी इसमें प्रेशर भी डिक्रीज करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो कंप्रेसर के एग्जिट से लेकर जब तक आप एक्सपेंशन डिवाइसेस में एंटर करते हो तो प्रेशर ज्यादा होगा, फिर इसके बाद प्रेशर कम होता है। तो एक प्रेशर साइड हो जाती है आपकी लो प्रेशर साइड और एक प्रेशर साइड आपकी हो जाती है हाई प्रेशर साइड, ठीक है। और ये काम कौन करता है, ये काम आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसके फंक्शन की हम बात करें, इट्स फंक्शन आर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर एंड द टेम्परेचर ऑल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइसेस में आता है, ठीक है, विस्तार वाल्व में आता है, तो यहाँ पर प्रेशर भी डिक्रीज करता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करेगा ये भी डिसाइड कौन करता है, एक्सपेंशन वाल्व करेगा, ठीक है। जितनी आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, उसके अकॉर्डिंग यह प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट एज पर द लोड ऑन द इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट उतना ही जाएगा जितनी उसे कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और यह कराने का काम भी कौन करता है, ये आपका एक्सपेंशन वाल्व करता है। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट एज पर द लोड ऑन द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर पर लोड, क्या, इस लोड से क्या मतलब है, यहां पर जो लोड लिखा हुआ है इससे क्या मतलब है, जितनी इवेपोरेटर को कूलिंग प्रोड्यूस करनी है या जितनी आपके सिस्टम को कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। लोड में आपको बता ही चुका हूं
कि लोड को किस तरह से हम समझते हैं। लोड की कैलकुलेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि बाहर से जो हीट आ रही होगी वो सारी चीजें कंसिडर करनी होती है और यही एक सिस्टम पर लोड हो जाता है। सिंपल मैं कहूं कि हमारे पास पानी रखा हुआ है और इस पानी को आपको ठंडा करना है। आपने अपने फ्रीजर में उठाकर पानी को रख दिया, 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है, इसका तापमान जो था 40 डिग्री सेल्सियस था और 40 से आपको 20 तक डिक्रीज करना है। एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक बर्तन आपने लिया और इस बर्तन में कितना पानी है, इस बर्तन में 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है। पानी का इनिशियल जो तापमान है ये 40 डिग्री सेल्सियस है और आपको इसे कूल करना है 40 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो यहाँ पर लोड कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू MC dt, ठीक है। जितनी हीट आपको इससे रिमूव करनी है यही उस प्रणाली के लिए, यही उस सिस्टम के लिए लोड हो जाता है, ठीक है। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, तो कितना रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लेकर जाना है ताकि इतनी हीट आप आसानी से इसमें से हटा सको, ठीक है। ये भी जो डिसाइड करता है ये आपका एक्सपेंशन वाल्व करता है। हाई प्रेशर साइड को लो प्रेशर साइड से डिवाइड करता है। कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही ज्यादा है, इसे कम करने का काम करता है। कितना रेफ्रिजरेंट जाना है यह भी डिसाइड कौन करता है, यह डिसाइड करने का काम भी आपके एक्सपेंशन वाल्व का होता है। चलिए, तो हिंदी में आपके सामने है, इसके कार्य हैं। सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार कंडेंसर से आने वाले रेफ्रिजरेंट के दबाव और तापमान को कम करने के लिए वाष्पीकरणकर्ता पर भार, ठीक है, भार पर यहां से क्या मतलब है, सिंपल आप लिखो लोड। वाष्पीकरणकर्ता पर लोड के अनुसार प्रशीतक के प्रवाह को विनियमित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेंशन वाल्व यानी कि विस्तार वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों पॉइंट आसानी से देखो, इससे पहले भी मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ बातें जानना हमारे लिए और जरूरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। तो ये आपके होती हैं एक्सपेंशन डिवाइसेस, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। सभी के नाम आपको याद रखने हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व्स आर, सबसे पहला कैपिलरी ट्यूब जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास जो चीजें दिख रही होंगी उनमें हो सकता है कि मेजरली आपका कैपिलरी ट्यूब का ही इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक एक्सपेंशन डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हिंदी में बात करें तो विस्तार वाल्व के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से, केशिका नली जिसे आप कैपिलरी ट्यूब कहते हो, प्रेशर कंट्रोल और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, दबाव नियंत्रण या स्वतः विस्तार वाल्व। तीसरे की आप बात करोगे तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व, हाई साइड फ्लोट वाल्व, ठीक है, हाई साइड फ्लोट वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व, ठीक है, और सिक्स्थ वन आपका है सोलेनॉइड वाल्व। यहां से आपको इन सभी के एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। और डिटेल में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के बारे में, आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन विस्तार वाल्व के कौन कौन से एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है। कैपिलरी ट्यूब क्या है, एक एक्सपेंशन वाल्व है। अगर हम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की बात करेंगे तो ये भी आपका एक एक्सपेंशन वाल्व का एग्जांपल है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। इसके अलावा हाई साइड फ्लोट वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व और सिक्स्थ वन आपका यहाँ पर आता है सोलेनॉइड वाल्व। ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक्सपेंशन वाल्व्स हैं। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपकी क्या है, कैपिलरी ट्यूब, केशिका नलिका। तो एक बार मैं इसका फिगर आपको दिखा देता हूँ। कैपिलरी ट्यूब जो दिखती है इस तरह की दिखती है, ठीक है। और कैपिलरी ट्यूब को अगर स्पेसिफाई करने की हम बात करें, विशिष्टीकरण की हम बात करें, तो ये बहुत
कम डाया की एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसकी डायमीटर यानी कि व्यास कम होता है, ठीक है, और साथ ही साथ एक इसकी लंबाई भी होती है। ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं किसी भी कैपिलरी ट्यूब के लिए। क्या क्या? एक उसकी डाया यानी कि उसका व्यास, एक उसकी लंबाई यानी कि लेंथ। केसिका ट्यूब में क्या होता है, इसमें जब रेफ्रिजरेंट अंदर इसके बहता है, ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन होता है, इसमें घर्षण होता है। यह एक ऐसी ट्यूब होती है जब रेफ्रिजरेंट इसके अंदर से ज्यादा है तो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जैसे आप जानते हो कि अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है, जिस पाइप में ये फ्लो कर रहा है उसमें अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो क्या होता है, उसका प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यह आपकी एक ट्यूब होती है, इसकी एक डाया होगी यानी कि व्यास होगा, इसकी एक अपनी लंबाई होगी, ठीक है, और इस लेंथ का इस्तेमाल करके ही इसमें क्या करते हैं, हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। चलिए तो एक एक करके सारे पॉइंट यहां पर समझ लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या है? कैपिलरी ट्यूब यानी कि केशिका नलिका। इट इज ए कॉइल और लेंथ ऑफ फाइन ट्यूबिंग that has a very small orifice, usually 0.5 to 2.28 mm inside diameter, ठीक है। यह है महीन ट्यूबिक की एक कॉइल या लंबाई है जिसमें बहुत छोटा छिद्र होता है, जो आमतौर पर इनसाइड डाया यानी कि आंतरिक व्यास, इनसाइड डाया यहां पर क्या है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास। ठीक है, एक ट्यूब होती है जिसे हम कॉइल बोल रहे हैं, ट्यूब बोल रहे हैं। इस तरह से क्या है, आपकी एक कॉइल या ट्यूब होती है जिसकी क्या होगी, जिसकी अपनी एक लंबाई होती है, सिंपल आप ये समझ लो इस तरह से है, ठीक है। एक ट्यूब है या एक कॉइल इसे बोल रहे हैं, जिसका अपना एक डाया होता है, डाया बहुत कम होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैपिलरी ट्यूब जो इस्तेमाल की जाती है रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, इसका डाया यानी कि व्यास कितना होता है, ठीक है। तो जनरली 0.5 से लेकर 2.28 mm तक की डाया का कैपिलरी ट्यूब हम यूज करते हैं। इसकी अपनी एक लेंथ भी होती है और इन दोनों से इसे क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं। द ट्यूब इज वेरी केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड that it may be able to provide a regular flow of liquid refrigerant to the evaporator, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है ताकि इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जाना है उसे आसानी से ले जाया जा सके। द कैपिलरी ट्यूब हैज नो मूविंग पार्ट एंड देयरफॉर हैज सम एडवांटेजेस। और जैसे कि आप देख सकते हो यह एक सिंपल ट्यूब है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, कोई भी अलग से और मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, जिस वजह से इसके अंदर और भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है, एक सिंपल ट्यूब होती है, एक सिंपल कॉइल होती है जिसकी अपनी एक डाया होती है, जिसकी अपनी एक लंबाई होती है, ठीक है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिलरी ट्यूब को आप किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो, तो इसकी डाया यानी कि व्यास के अकॉर्डिंग और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हो। दूसरा, कैपिलरी ट्यूब को जब आप देख रहे होंगे, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रही होगी। तो इस ट्यूब में आप देख सकते हो कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, यानी कि हिलने डुलने वाला, ठीक है, मूवेबल पार्ट यानी कि और कोई मैकेनिज्म नहीं है। यह सिंपल आपकी एक ट्यूब है, ठीक है। यह एक ट्यूब है जिसकी अपनी एक डाया होगी, जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। इसके अलावा इसमें और कोई हिलने डुलने वाला यानी कि मूविंग पार्ट नहीं है। केसिका ट्यूब में कोई भी हिलता हुआ भाग नहीं होता है और इसलिए इसके कुछ फायदे हैं। क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो इस वजह से इसके अंदर कुछ और एडवांटेजेस होती हैं। चलिए तो और देखते हैं इसमें क्या है। वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फिल्टर एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा।
इस डायग्राम से काफी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। देखिए एक बार पूरा ही क्या किस तरह से है। तो कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसकी अगर स्टेट की हम बात करें तो जनरली आप सभी अब जान गए होंगे कि ये वेपर की फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो गया होता है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेंट आपका कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में मैं आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है, रेफ्रिजरेंट से हीट बाहर की तरफ निकलेगी। इसका बेसिकली कंडेंसर में होता क्या है, इसका फेज चेंज होता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर किया है, इसका प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ये वेपर की फॉर्म में है, और जब इसे एग्जिट करता है इसका प्रेशर और टेम्परेचर तो अभी भी ज्यादा होगा, लेकिन यह लिक्विड यानी कि द्रव की अवस्था में बदल चुका होता है। और जैसे ही कंडेंसर के बाद, ठीक है, रेफ्रिजरेंट तुरंत निकलता है, तो इसके लिए एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं फिल्टर या स्ट्रेनर, ठीक है। यह किस लिए यूज किया जाता है, ताकि अगर रेफ्रिजरेंट में कुछ इंप्योरिटीज आ गई हैं, कुछ अशुद्धि आ गई हैं, धूल के कण हैं या और कोई ऐसे पार्टिकल हैं, ठीक है, उन्हें हटाने के लिए कंडेंसर के बाद एक फिल्टर लगा होता है, या हम बोल सकते हैं कि कंडेंसर के बाद एक स्ट्रेनर लगा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी कैपिलरी ट्यूब, ये इस तरह से पूरी कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब के बाद आपका इवेपोरेटर लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये जो लाइन होती है, यानी कि कंप्रेसर के इनलेट पर जो होती है, जिसे हम सक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब बीच में से सक्शन लाइन से जुड़ी हुई होती है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड टू द सक्शन लाइन ऑफ द कंप्रेसर। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपको जो दिख रही है, यह कंप्रेसर की सक्शन लाइन है। दिस इज द सक्शन लाइन ऑफ द कंप्रेसर, दिस इज द सक्शन लाइन ऑफ द कंप्रेसर। और कैपिलरी ट्यूब बीच में से किसके साथ जुड़ी हुई है, कंप्रेसर की सक्शन लाइन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पर। तो वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फिल्टर एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, ठीक है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट आपका कंडेंसर से निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक फिल्टर या स्ट्रेनर लगा होता है, जो कि कैपिलरी ट्यूब के एक एंड पर है, एक सिरे पर है। केसिका ट्यूब का एक सिरा कंडेंसर के आउटलेट पर फिल्टर से जुड़ा होता है, ठीक है। द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द इवेपोरेटर। और जब आप इसका दूसरा सिरा देखोगे, ये इसका एक वन एंड हो गया, ठीक है, एक सिरा हो गया, और जो दूसरा सिरा आप देखोगे, ये इसका अदर एंड यानी कि दूसरा सिरा हो गया, ये इसका अदर एंड यानी कि दूसरा सिरा हो जाता है। तो एक सिरा तो जुड़ा हुआ है किससे, स्ट्रेनर या फिल्टर से, और अगर दूसरे एंड की हम बात करते हैं, दूसरे सिरे की हम बात करते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब का दूसरा सिरा इवेपोरेटर से जुड़ा हुआ होता है। वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फिल्टर एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर। केसिका ट्यूब का एक सिरा कंडेंसर के आउटलेट पर फिल्टर से जुड़ा होता है, दूसरा छोर वाष्पीकरणकर्ता से जुड़ा है। The rest of the tube is usually soldered to the suction line for providing the necessary heat exchange. Any remaining length of the tube is coiled near the evaporator, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर दो चीजें की गई हैं कैपिलरी ट्यूब के साथ। कुछ हिस्सा इसका आपका किस रूप में है, कोयल के रूप में है, यहाँ पर भी कोयल बनी हुई है, यहाँ पर भी कोयल है, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या बोल रहे हैं, कोयल बोल रहे हैं। और बीच में जो जुड़ी हुई है, ये सक्शन लाइन से जुड़ी हुई है। और ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि यहां से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। यहां से जो रेफ्रिजरेंट आएगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, इधर से लेकर इधर की तरफ क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर भी डिक्रीज करता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जो आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा, यह टेम्परेचर, ठीक है, यह जो अपनी उष्मा है, यह सक्शन लाइन में बहने वाले रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफर कर देता है। इसी वजह से बीच में इसे सक्शन लाइन से जोड़ा गया है, ठीक है। दूसरा, इसकी अपनी एक लंबाई होती है, जिसमें ट्यूब के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है, और ये क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो आवश्यक ताप विनिमय प्रदान करने के लिए ट्यूब के बाकी हिस्से को आमतौर पर सक्शन लाइन में मिलाया जाता है, ठीक है।
वाष्पीकरणकर्ता के पास ट्यूब की शेष लंबाई को कुंडलित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा जो है कैपिलरी ट्यूब का इसे सक्शन लाइन से जोड़ दिया गया है ताकि हीट का ट्रांसफर आसानी से हो सके। ठीक है, और बाकी का जो हिस्सा है इसे कॉइल के रूप में रखा गया है। इस डायग्राम से आप इसे क्लियरली देख सकते हो। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्यूबिंग यूज्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कैपिलरी ट्यूब को अगर स्पेसिफाई करना है, ठीक है, तो इसकी डाया और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब की जो क्षमता होगी यह हम किससे डिसाइड करते हैं? ये इसकी लंबाई और इसके व्यास से किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है जिससे पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, तो एक कोशिका ट्यूब की क्षमता उपयोग किए गए ट्यूबिंग के व्यास और लंबाई से निर्धारित होती है। इट इज यूज्ड इन स्मॉल हर्मेटिक यूनिट सच एज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। फ्रीजर्स, रूम एयर कंडीशनर्स, अगेन एग्जांपल भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल, ठीक है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, रूम एयर कंडीशनर जैसे छोटी हर्मेटिक इकाइयों में किया जाता है। इट हैज द लिमिटेशन दैट once a particular bore and length of capillary selected for a particular system, it cannot adjust to the variation in discharge pressure, suction pressure and load। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि अगर आपने एक बार अपने सिस्टम को डिजाइन कर लिया, आपने एक कैपिलरी ट्यूब की लेंथ और डाया को फिक्स कर लिया, फिर इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज या वेरिएशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसकी सीमा है कि एक बार किसी विशेष प्रणाली के लिए एक विशेष बोर, ठीक है, बोर से मतलब यहां पर क्या है, कैपिलरी ट्यूब की जो डाया होगी, विशेष बोर और केशिका की लंबाई का चयन किया जाता है। यह निर्वहन दबाव, चूषण दबाव और भार में, ठीक है, भार इससे मतलब यहां पर क्या है, लोड, हीट लोड जो होगा लोड में भिन्नताओं को समायोजित नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बार आपने ये पैरामीटर फिक्स कर लिए तब आप इनमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। फिर इसके बाद कैपिलरी ट्यूब किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, इसकी बात की गई है। द कैपिलरी ट्यूब वर्क्स एज फॉलोज। केशिका ट्यूब निम्नानुसार काम करती है। इट एक्ट्स एज ए रेस्ट्रिक्टर in the flow of the liquid refrigerant and due to its length and small dia offers sufficient frictional resistance to the flow of the refrigerant। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिलरी ट्यूब करती क्या है, बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, उसके बहाव में, उसके प्रवाह में रुकावट का काम करती है। ठीक है, ये वर्ड जो आपका लिखा हुआ है, सफिशिएंट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, यह तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह में एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है और इसकी लंबाई और छोटे व्यास के कारण रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को पर्याप्त घर्षण प्रतिरोध प्रदान करती है। इट क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस इन द सिस्टम एंड होल्ड्स बैक द रेफ्रिजरेंट टू बिल्ड अप हाई प्रेशर इन द कंडेंसर एंड अनेबल्स इट टू द कंडेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द कंप्रेसर। ठीक है, तो यह प्रेशर को दोनों तरफ, यानी कि कंडेंसर में भी और इवेपोरेटर में भी दोनों तरफ ही मेंटेन करने का काम करती है। एट द सेम टाइम द रेफ्रिजरेंट इज परमिटेड टू फ्लो द स्लोली इनटू द इवेपोरेटर। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे
जो रेफ्रिजरेंट है ये आपका इवेपोरेटर में फ्लो करता है, यानी कि बहता है। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। केसिका ट्यूब का उपयोग करने के लाभ हैं। सबसे पहला, यह निर्माण में सरल है, और आप देख भी सकते हो कि सिंपल एक ट्यूब है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगने वाली है। क्योंकि इसके अलावा अगर हम बाकी एक्सपेंशन डिवाइसेस की बात करेंगे, तो एक बार मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं, आप देखकर ही समझ जाओगे। जैसे कि ये आपका हैंड एक्सपेंशन है, ठीक है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी मेहनत होगी। लेकिन अगर आप बात करोगे कैपिलरी ट्यूब की, तो कैपिलरी ट्यूब को आप देख सकते हो, एक सिंपल सी ट्यूब है, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके बनाने में ना कोई ज्यादा कॉस्ट आने वाली है, ना ही इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो केसी का ट्यूब का उपयोग करने के लाभ हैं। यह निर्माण में सरल है, मैन्युफैक्चरिंग आसान है, और इसके रख रखाव की आवश्यकता नहीं है, कोई मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा कॉस्ट इसमें नहीं आती है। जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट उच्च दबाव की ओर से निम्न दबाव की ओर तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दबाव बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, कंप्रेसर तो बंद हो गया है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट है ये लगातार फ्लो करता रहेगा जब तक हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे हो जाती हैं, बराबर दबाव पर नहीं आ जाती हैं। इसके लिए कंप्रेसर को शुरू करने के लिए कम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप कंप्रेसर को फिर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कंप्रेसर को स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए इन इकाइयों के साथ कम स्टार्टिंग टॉर्क मोटर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस उपकरण का उपयोग करने वाले सिस्टम के लिए किसी रिसीवर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें रिसीवर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। रिसीवर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा इसमें रिसीवर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य उपकरणों की तुलना में इसकी कीमत बहुत कम है। ठीक है, अगर आप इसकी कॉस्ट की बात करते हो तो कॉस्ट भी इसकी कैसी रहती है, कम रहने वाली है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बनाने में आसान है क्योंकि सिंपल सी ट्यूब्स है। ठीक है, एंड रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस, बार बार इसे ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो आती है, कोई टूट फूट होती है या कोई हिस्सा रिप्लेस करना होता है, तो इसमें ऐसा कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन द कंप्रेसर स्टॉप्स द रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर साइड टू द लो प्रेशर साइड। ठीक है, अनलेस द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। कंप्रेसर रुक गया है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट है, सिंपल सी ट्यूब है, प्रेशर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। ठीक है, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लगातार बहता रहेगा, कम प्रेशर होने के बाद भी, जिससे दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाता है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होता है कि आप जब फिर से अगर अपने सिस्टम को ऑन करना चाहते हो, ठीक है, फिर से कंप्रेसर को चलाना चाहते हो, तो उसमें आपको ज्यादा टॉर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो हल्के मोटर होते हैं यहाँ पर, वो भी आसानी से काम कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्स लेस स्टार्टिंग टॉर्क टू स्टार्ट द कंप्रेसर, so a low starting torque motor can be used with this unit। किसी रिसीवर की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, कॉस्ट इसकी कैसी होती है, कम होती है अगर हम बाकी एक्सपेंशन डिवाइसेस से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये सभी क्या है इसकी एडवांटेजेस। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैपिलरी ट्यूब आर, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकती हैं। The refrigerant must be free from moisture and dirt, otherwise it will choke the tubes and stop the flow of refrigerant। बहुत आसान सा है, सबसे सिंपल यही है। देखिए बहुत बारीक सी ट्यूब है, डाया कितनी है, डाया कितनी कम लिखी गई है, 0.5 से लेकर 2.28 mm तक। ठीक है, और आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये डाया कितनी कम होती है। 0.5 से लेकर 2.28 mm तक ये डाया बहुत कम है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो अगर आपके सिस्टम में मॉइस्चर आता है, धूल के कण आते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब में जाकर फंस जाएंगे, पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है।
द रेफ्रिजरेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड डर्ट, अदरवाइज इट विल चोक द ट्यूब एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट। कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करने के नुकसान है। रेफ्रिजरेंट को नमी और गंदगी से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा यह ट्यूब को चोक कर देगा और रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को रोक देगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या होना चाहिए इसके अंदर? फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड डर्ट, नमी और गंदगी से मुक्त होना चाहिए। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड डर्ट। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद हाई फ्लैक्चुएटिंग लोड कंडीशन। ठीक है, ये पॉइंट आपका पहले भी आ चुका है कि जहां पर फ्लैक्चुएशन ज्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि जहां पर आपको कूलिंग कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, ये आप आसानी से इसमें नहीं कर सकते हो। इसका उपयोग उच्च उतार चढ़ाव भार यानी कि लोड, भार यहाँ पर वो भार नहीं है वजन वाला भार, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो इस पर कूलिंग लोड होगा, जितनी यहाँ पर इसे कूलिंग करनी है, ठीक है, उस भार की बात हो रही है, यानी कि उस लोड की बात हो रही है। फ्लैक्चुएटिंग लोड कंडीशन। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद हाई फ्लैक्चुएटिंग, फ्लैक्चुएशन होता है, ठीक है, उतार चढ़ाव होना। इसका उपयोग उच्च उतार चढ़ाव लोड स्थितियों के साथ नहीं किया जा सकता। चलिए तो एक बार और देखते हैं और इसकी कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं कैपिलरी ट्यूब का। ठीक है, तो बच्चे एक्सपेंशन डिवाइसेस मैं आपको बता चुका हूं, एक्सपेंशन डिवाइसेस क्या होती हैं, विस्तार वाल्व क्या होते हैं। ठीक है, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही ज्यादा होंगे, इसे हमें कम प्रेशर और टेम्परेचर पर लाना पड़ता है, इसके लिए हमें एक्सपेंशन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस दैट मीटर्स और रेगुलेट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट टू एन इवापोरेटर। इट ऑल्सो डिवाइड्स द हाई प्रेशर फ्रॉम द लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फंक्शंस क्या है? टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर एंड टेम्परेचर ऑल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जितने आपकी प्रणाली को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर और तापमान को कम करना। ठीक है, और कितना रेफ्रिजरेंट आपका इवेपोरेटर में जाना है, यह भी कौन डिसाइड करेगा? एक्सपेंशन वाल्व आपका डिसाइड करता है। यह एक उपकरण है जो वाष्पीकरण करने वाले तरल, ठीक है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे। अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अलावा और कौन कौन सा करते हो? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है आपका, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा हाई साइड फ्लोट वाल्व है, लो साइड फ्लोट वाल्व है, सोलेनॉइड वाल्व है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है आपका एज ए एक्सपेंशन डिवाइस। क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह से पूछ सकता है? देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आंसर करनी आसान है। कैपिलरी ट्यूब आप बहुत पहले से ही जानते हो, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। इन दोनों में, यहां पर भी वर्ड एक्सपेंशन वाल्व आया है, ठीक है, और इसमें भी वर्ड एक्सपेंशन वाल्व आया है, लेकिन जब आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स की बात करोगे तो इससे आपको क्लियरली आइडिया नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनर इनके नेम से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर इनके नेम से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। हाई साइड फ्लोट वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व और सोलेनॉइड वाल्व। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैपिलरी ट्यूब सबसे आसान है। बाकी अगर सेकंड और थर्ड की बात करोगे तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन वाल्व आया है, और जो थर्ड है आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, इसमें भी एक्सपेंशन वर्ड आया है, तो आप इसे देखकर बिल्कुल समझ सकते हो। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक सिंपल ट्यूब है, ठीक है, जिसकी डाया कम होती है। डाया कितनी कम होती है? 0.5 से लेकर 2.28 mm तक इसकी डाया होती है। 2.28 से लेकर 0.5 से 2.28 इसकी डाया होगी।
बिल्कुल। बाकी अगर कैपिलरी ट्यूब को स्पेसिफाई करना है तो इसके डाया यानी कि इसके व्यास से और इसकी लंबाई से इसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर बेसिकली फ्रिक्शन होगा। ठीक है, घर्षण के कारण यहाँ पर प्रेशर कम होता जाता है। कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब की अगर बात करोगे तो इसका जो एक एंड होता है, ठीक है, कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगा तो सबसे पहले कहां पर आता है, स्ट्रेनर में आता है। स्ट्रेनर बेसिकली इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, अगर इंप्योरिटीज है इसके अंदर तो ये कैपिलरी ट्यूब में जाकर चौक हो सकती हैं, ठीक है, से बंद कर सकती हैं, तो स्ट्रेनर लगा होगा। फिर इसके बाद कैपिलरी ट्यूब का कुछ हिस्सा कोयल के रूप में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोयल बनी हुई है, यहाँ पर कोयल बनी हुई है, और बीच में जो कैपिलरी ट्यूब आपकी है ये आपकी सक्शन लाइन से जुड़ी हुई होती है। सक्शन लाइन से इसे क्यों जोड़ते हैं, ताकि ये इधर कैपिलरी ट्यूब हो गई, ये मैंने कहा कि ये कैपिलरी ट्यूब हो गई इधर, ठीक है, और इधर क्या है आपकी सक्शन लाइन है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा इसका टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसके पास ज्यादा हीट है। ठीक है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा रिलेटिवली इसका जो टेम्परेचर होगा ये कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीट का फ्लो होगा, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, इधर से इधर की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट का फ्लो होगा। इसी वजह से कैपिलरी ट्यूब आपकी सक्शन लाइन से जुड़ी हुई होती है। वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फिल्टर एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर। इसका एक सिरा कंडेंसर के आउटलेट पर स्ट्रेनर से जुड़ा होता है, दूसरा इवेपोरेटर से जुड़ा हुआ होता है। और अगर इसके बीच की हम बात करते हैं तो ये आपकी सक्शन लाइन से जुड़ी हुई होती है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई है या इसमें कहीं कंफ्यूजन है? ये डायग्राम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के बाद क्या है, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर के बाद आपकी कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब बीच में से जुड़ी हुई है सक्शन लाइन से। ठीक है, फिर दूसरा सिरा इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से फिर आपका कंप्रेसर। इस तरह से पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट होती रहती है। कैपिलरी ट्यूब कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, फ्रीजर्स में, और साथ ही साथ आपका रूम एयर कंडीशनर्स, इन सभी जगहों पर कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे इसे स्पेसिफाई करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। इसके एक तो इसकी लंबाई की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसके डाया की जरूरत पड़ती है, और कितनी कूलिंग कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, या एक कैपिलरी ट्यूब की कितनी कैपेसिटी हो सकती है ये भी जो डिसाइड करता है इसकी डाया और इसकी लेंथ, ये दोनों ही चीजें से डिसाइड करती हैं। चलिए, तो ये सारी कहानी हो जाती है कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो यहां तक मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट आपका है, बाकी आज सिर्फ कैपिलरी ट्यूब तक ही रखेंगे। कल बाकी की जो एक्सपेंशन डिवाइसेस है उन्हें कंप्लीट करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो। चलिए, तो फिर आज के लिए इतने रखेंगे और कल मिलेंगे सेम टाइम पर। कल हमें करना क्या है, इसमें जो बाकी के दो आपके जो बचे हुए हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व और आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इनके बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन यहाँ से बने हैं अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। फिर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम पर।